नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव या कहें मासिक धर्म के दौरान अवकाश की सुविधा की। तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि भारत में बिहार एक पहला राज्य है जहां पे मासिक धर्म अवकाश की सबसे पहले सुविधा प्रदान की गई। मतलब यहां पे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको मासिक धर्म अवकाश की सुविधा प्रदान होती है, मतलब अवकाश प्रदान किया जाता है। और इसी क्रम में कर्नाटक चौथा प्रदेश बनने जा रहा है जहां मासिक धर्म अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा। इसी क्रम के इसी परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं और देखते हैं। यहां पे बात की गई है कर्नाटक के द्वारा। एक कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को पीरियड्स के लिए 6 दिनों की छुट्टी या अवकाश की क्या की है, घोषणा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जो इस विधेयक का मसौदा तैयार करेंगी, मतलब इसमें क्या प्रोविजन होंगे उसके बारे में बातें करेंगी। और इसमें महिलाओं के पीरियड्स लीव और मासिक धर्म से जुड़े जो स्वास्थ्य उत्पादों पे भी चर्चा की जाएगी। और यहां पे ये बात की गई है कि यह प्रावधान न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए लागू होगा। और यहां पे कर्नाटक पीरियड्स लीव देने वाला कौन सा चौथा प्रदेश बनने जा रहा है। आगे हम बात करेंगे अभी तक किस किस प्रदेश में है, तो यहां पे कर्नाटक चौथा प्रदेश बनने जा रहा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बिहार में यह लागू हुआ था, उसके बाद केरल और उड़ीसा में यह पीरियड लीव की सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं को छुट्टियां चुनने के अधिकार, इसमें बात करते हैं कि महिलाओं के पास छुट्टियां चुनने के अधिकार की, तो इसमें इस परिप्रेक्ष्य में मंत्री जो हैं वहां की बात करते हैं और उसके लिए बैठक में इस बात को उल्लेख करते हैं कि महिला कार्यबल का समर्थन करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को वर्कफोर्स जो है लेबर वर्कफोर्स में और ज्यादा पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जो ये मासिक धर्म के दौरान न केवल उनको फिजिकल प्रॉब्लम जो झेलना पड़ता है, उसके साथ साथ यहां पे ये भी बात की गई है कि इसके साथ साथ को भावनात्मक मतलब साइकोलॉजिकल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और इसमें छुट्टियां महिलाओं को ये छुट्टियां चुनने के लिए ऑप्ट करने के लिए एक तरीके से सुविधा प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पीरियड लीव होता क्या है। पीरियड लीव होता क्या है, तो ये एक तरीके से क्या है, अवकाश है। ये एक प्रकार का अवकाश है जिसमें कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपने रोजगार संस्थान से सवेतन या अवैतनिक अवकाश लेने का विकल्प होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके कार्य करने की क्षमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपने समझ गए होंगे कि एक तरीके से क्या है, सवैतनिक मतलब वेतन के साथ एक सुविधा या अवकाश की सुविधा है जिसमें वो क्या कर सकती हैं, उनको एक तरीके से इस दौरान जो उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको एक तरीके से लाभ प्रदान होगा। हम देखते हैं कि भारत में अभी किस राज्य में यह प्रावधान है। तो जैसा हमने बताया कि बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पे यह प्रदान की गई। तो यहां पे 2 दिन की लीव मिलती है बिहार में, हर महीने 2 दिन की लीव मिलती है। वहीं केरल की बात करें तो यहां पे केरल में यूनिवर्सिटी या स्कूल की जो छात्राएं हैं उनके लिए एक इसकी अवकाश की सुविधा मिलती है, जहां पे जो 75% अटेंडेंस होना चाहिए, इनके लिए 73% अटेंडेंस की बात होती है। वहीं सिक्किम की बात करें तो हाईकोर्ट की जो महिला कर्मचारी हैं उनको हर महीने 2 से 3 दिन के अवकाश की सुविधा है। हम बात करते हैं बिहार में 1992 में ही यह पॉलिसी आई थी जिसमें महिलाओं को हर महीने में 2 दिन किसकी है, मासिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं केरल में हमने बात किया कि जो सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों में महिलाओं के मासिक धर्म के अवकाश का प्रावधान मिलता है। वहीं हम बात करते हैं अभी हाल ही में उड़ीसा में अगस्त में ही क्या किया है, इस पर बात किया है और यहां पे प्राइवेट और सरकारी दोनों महिलाओं को 1 दिन की मासिक अवकाश की सुविधा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, देखते हैं जनवरी 2023 में केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले जो सभी छात्राएं हैं उनके लिए मासिक जो धर्म है उनकी छुट्टी का एक तरीके से अवकाश का प्रदान करती है। वहीं दिल्ली सरकार भी इसमें कदम उठाई है। दिल्ली सरकार 2021 में भी महिला कर्मचारियों को पीरियड्स लीव देने की घोषणा करती है और वह कहती है कि ये जो होगी उसमें क्या होंगे, इसकी बात करें तो इसमें छुट्टियों की कटौती नहीं की जाएगी। जो उनकी छुट्टी होगी बाकी छुट्टियों के साथ इसको मर्ज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रावधान है, मतलब मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड वैश्विक स्तर पर क्या प्रावधान है। तो हम देखते हैं स्पेन दुनिया का पहला ऐसा राज्य बनता है जहां पे मासिक धर्म के दौरान अवकाश की सुविधा सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो स्पेन में 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं इस दौरान में। वहीं अगर हम बात करें साउथ कोरिया में तो हर महीने 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। वहीं जापान की बात करें तो उनके पास ऐच्छिक है क्योंकि वो छुट्टी ले सकती है, क्योंकि जापान में जो छुट्टियों का कल्चर
ज़्यादा नहीं, जैसे हमारे यहाँ हमको वीकेंड में संडे का इंतजार होता है, वैसे जापान की ऐसी स्थिति नहीं, इसलिए उनकी इच्छा है, जिसकी इच्छा है वो ले सकता है। ताइवान की बात करें तो एक साल में 3 छुट्टी ले सकते हैं। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो हर महीने 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और जाम्बिया की बात करें, ये अफ्रीका का पहला देश है जहां पे महिलाओं के लिए इसकी सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं वियतनाम की बात करें तो हर महीने 3 दिन की छुट्टी मिलती है। फिलीपींस की बात करें तो हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब वैश्विक स्तर पे भी बहुत देशों के द्वारा ये अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। अगर हम देखें कि यहाँ पे आवश्यकता क्यों है, ये हमें क्यों आवश्यकता है कि इसके दौरान अगर मेंस्ट्रुअल लीव या कि पीरियड लीव की आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए सबसे एक तर्क यह दिया जाता है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। मासिक धर्म के दौरान होता क्या है कि शारीरिक में असुविधाएं होती, जैसे उनमें ऐंठन और सूजन, और साथ में क्या साइकोलॉजिकल एक तरीके से प्रेशर भी होता है, भावनात्मक संकट पैदा कर सकता है। इससे अगर उनको सवेतन छुट्टी मिलेगी तो अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ पर क्या देंगे, प्रायोरिटी दे पाएंगे, प्राथमिकता दे पाएंगे, और इससे वित्तीय दंड के बिना इन लक्षणों का प्रबंधन कर पाएंगे। तो एक सुविधा ये हो जाएगी। दूसरी सुविधा देखते हैं तो इसमें समावेशिता और लैंगिक अंतर को कम होगा। कैसे अंतर कम होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि मासिक जो धर्म है उसको कलंक को कम करेगा। कलंक कैसे? कि यहाँ पे देखेंगे धर्म स्वास्थ्य के बारे में क्या होगी, एक तरीके से खुली परिचर्चा होगी, स्वास्थ्य के बारे में जो अवगत होंगे लोग, तो इससे जो एक तरीके से कलंक के रूप में देखा जाता था उससे क्या मिलेगी, यहाँ पे मुक्ति मिलेगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इससे उत्पादकता और प्रतिधारण क्षमता भी बढ़ेगी। इसमें अगर महिलाओं को अवकाश मिलेगा तो इसको प्रभावी ढंग से प्रबंधित करेंगी, तो उनको असुविधा अनुभव करने का समय काम करने से बचने की अनुमति नहीं होगी, जिससे उनको क्या होगा, उत्पादकता में सुधार दे सकती है। मतलब उनकी उत्पादकता और बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। और क्या हेल्प कर सकता है? तो आईएमएफ का एक डाटा है कि भारत में जो महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी है ये बढ़ने से 27% जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। वहीं 2025 तक जब हमारी जीडीपी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी, तो इस प्रकार ये क्या कर सकता है, अगर लैंगिक समानता हो, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कितना 27% तक बढ़ने की क्या बन जाती है, संभावना बन जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई कानूनी परिप्रेक्ष्य है? तो हाँ दोस्तों, इसमें जैसे बात की जाती है कि इसके विरोध में जब बात की जाती है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। तो इस तरीके से जो पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के दावे को प्रतिकार करता है, मतलब सरकार क्या कर सकती है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। वहीं अगर डीपीएसपी में देखें तो अनुच्छेद 42 राज्य को कार्यबल की न्यायोचित और मानवीय स्थिति पर बल देता है तथा मातृत्व सहायता की बात करता है। तो यह क्या देता है, मासिक धर्म अवकाश को इस जिम्मेदारी के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए क्या मानवीय वातावरण को बढ़ावा देना इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कानूनी परिप्रेक्ष्य में भी इसकी अनुमति है, हम सरकार के द्वारा ऐसे किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि अवकाश के खिलाफ तर्क क्या है। कई लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं कि अवकाश होने से क्या दिक्कत हो जाएगी, तो एक तरीके से काम करने में हतोत्साहन होगा। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है या कि जो नियोक्ता है वो महिलाओं को कार्यबल में समाहित करने में एक तरीके से हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि इनको जो 3 दिन का क्या है अगर अवकाश महीने में दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उनका एक तरीके से बात करें अगर सवैतनिक होगा तो उनके ऊपर एक बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, और जब ज़्यादा बोझ होगा तो एक तरीके से अपॉइंटमेंट में ज्यादा महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी करने से हतोत्साहित करेंगे। तो एक तर्क ही हो जाता है। दूसरा तर्क में बात करें कि कार्यस्थल पर भेदभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर भेदभाव का मतलब ये होता है कि जैसे अगर महिला अगर जो वर्कफोर्स है अगर वो क्या करेंगी, पीरियड लीव के दौरान अवकाश में रहेंगी, तो उनके कार्यभार जो उनके अदर कलीग है, जो उनके पुरुष जो कलीग हैं उनके ऊपर आएगा। तो इससे क्या होगा, भेदभाव बढ़ेगा। कैसे? उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। तो एक तरीके से इसको निगेटिव के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा, प्रवर्तन संबंधी मुद्दे हैं। प्रवर्तन संबंधी मुद्दे का मतलब कि जैसे जो ये अगर हम बात करें कि ये क्या एक तरीके से स्कीम या कि अगर लीगलाइज कर दिया जाता है तो इसको क्या इसका उपयोग सही रूप में हो रहा है, किसका उपयोग गलत किया
दिया जा रहा है, इससे संबंधित इश्यू है, इससे संबंधित एक तरीके से समस्या है। ऐसी समस्या हमको देखने में भी मिली थी, जहां भुज में 2020 में एक घटना हुई थी जिसमें 66 महिलाओं को मासिक धर्म की स्थिति की जांच करने के लिए इवन अपने कपड़े तक उतरवाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसी ही घटना मुझे मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिलती है। तो एक तरीके से इसको लागू करना एक संकट माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, ये कलंक को और मजबूत करेगा, मतलब ये महिलाओं के लिए कलंक की बात की रूप में लिया जाता है, तो इसको और मजबूत करेगा कि एक तरीके से उनको क्या है, इनएफिशिएंट बना रहा है, इनएफिशिएंसी उनकी दिखाएगा। तो ये जो है विपक्ष में तरह हैं, जैसे आपको पक्ष के और विपक्ष के भी और आगे क्या किया जा सकता है, ये सारी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए किसी भी इशू में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आगे का रास्ता क्या है, क्या किया जा सकता है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना होगा यहाँ एम्प्लॉयर के द्वारा। और जो अगर बात करें कि इस अवकाश या इस स्थिति के बारे में खुलकर बातें होनी चाहिए और उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसके बारे में बातें होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से प्रमोशन होगा, हेल्थ के इश्यूज को एक तरीके से गुणवत्ता वाली जानकारी सभी लोगों तक पहुंचेगी। दूसरी चीज, पर्याप्त विश्राम और अवकाश को शामिल करना, मतलब इस दौरान जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए विश्राम की सुविधा प्रदान करना, सवैतनिक अवकाश देना और साथ ही साथ शौचालय और ऐसी सुविधाओं को बढ़ावा देना जिससे वो एक्टिव रूप से काम कर सकें। तीसरा क्या हम कर सकते हैं, मासिक धर्म अवकाश नीतियों को प्रोत्साहन करना। मासिक धर्म अवकाश नीतियों को प्रोत्साहित करने से अगर हम देखा गया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव स्टेप मिल जाएगा। अगर बात करें कि सरकार इसके लिए अगर प्राइवेट के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, सरकार कोई ऐसी योजना जैसे डीपीटी ट्रांसफर के माध्यम से उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकती है जो अवकाश के कारण जो प्राइवेट सेक्टर में क्षतिपूर्ति हो रही है, जिससे क्या होगा, श्रम बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ेगी और प्रभावी उपचार तक पहुंच सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, निःशुल्क आपातकालीन मासिक धर्म उत्पाद देना, दर्द निवारक दवाएं देना और गंभीर मानसिक धर्म संबंधी लक्षणों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह और उपचार तक पहुंच के माध्यम से इसको हम प्रभावी बना सकते हैं। आगे देखते हैं लचीली कार्य स्थितियां। हमें क्या करना होगा, जो वर्क फोर्स है महिलाओं के प्रति एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग बनाना चाहिए जिससे उस दौरान वो क्या कर सके, अपने को अलग कर सके। तो इस तरीके से उनकी जो फिक्स रिजिड टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कार्य स्थिति और सम अधिकारों के लिए पर्याप्त मानक होने चाहिए, मतलब कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए, मजदूरी उस अनुसार होना चाहिए, सुरक्षा और समान अवसरों के संबंध में वैश्विक न्यूनतम श्रम मानकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये रहा मुख्य बातें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्या नजरिया है, सर्वोच्च न्यायालय इस परिप्रेक्ष्य में क्या सोचता है। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई थी कि महिलाओं को क्या दिया जाए, पीरियड लीव देने की बात की गई थी। इसके लिए बात किया जाता था मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत इनको क्या दिया जाना चाहिए, मासिक लीव, एक तरीके से मासिक जो अवकाश देने की बात की गई थी। तो यहाँ पे पीरियड को इसमें बात की गई, तो इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस समय के जो हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में ही किया था, उन्होंने इसको खारिज कर दिया और कहा ये क्या है, ये नीतिगत मसला है, इसलिए इसको आपको महिला बाल विकास मंत्रालय में ज्ञापन देना चाहिए और इस उद्देश्य में सरकार आगे कदम उठा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे व्यू हमने देख लिया। अब देखते हैं, क्योंकि ये जो महिला और इससे संबंधित जो है इशू, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देख सकते हैं। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, PYQ है, PYQ है मेंस का 2019 में। क्या पूछा गया है, समय और स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं के लिए क्या रहा, निरंतर चुनौतियां रही। समय दूसरा हो सकता है, स्थान दूसरा हो सकता है, पर महिलाओं के लिए हमेशा चुनौतियां रही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा 2013 में UPSC ने पूछा था क्वेश्चन, महिला संगठनों में लैंगिक पक्षपात से मुक्त करने के लिए पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। इस तरीके से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आपके लिए एक प्रीलिम्स के लिए भी हम क्वेश्चन लाए हैं, जिसको आपका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इसका आंसर हमको कमेंट के माध्यम से देना है। तो यह सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में अपने आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।